हाय दोस्तों, मैं हूं सीए साहिल गुप्ता एंड मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा सीए इंटरमीडिएट जीएसटी के सेक्शंस एंड आरटीपी 2025 की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू। तो सेक्शन 7 याद है, सप्लाई होता था, बहुत पहले पढ़ा था। तो उसमें हमने 7(1)(a) किया था, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, सेल, ट्रांसफर, लाइसेंस, बार्टर, एक्सचेंज, ये सब कुछ। फिर 7(1)(b) में हमने करा था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो इंपोर्ट कराते हैं अगर हम कोई सर्विस, तो दैट विल बी ए सप्लाई। फिर 7(1)(a) में किया था हमने सप्लाई बिटवीन अ पर्सन एंड उसके मेंबर या कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो अपने मेंबर्स के लिए कुछ उनको गुड्स सेल करती है या सप्लाई करती है, तो क्या वो भी सप्लाई मानी जाएगी? यस, 7(1)(a) में क्लियर कर दिया था। फिर 7(1)(c), ये क्या था? 4 पैरास थे आपके, 4 पैरास, जिसमें सप्लाई हम मान भी लेंगे इवन इफ इट्स विदाउट कंसिडरेशन। और ये कौन से 4 पैरास कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है? शेड्यूल 1। तो 4 पैरा सबको याद है, बताओ। पहला क्या था? पहला था परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। इस पे आईटीसी हम अवेल कर चुके हैं, तो अगर वो विदाउट कंसिडरेशन भी आप कर रहे हो तो उसको हम सप्लाई मान लेंगे। फिर सेकंड क्या था? सेकंड था, याद है, रिलेटेड पर्संस और डीडीपी। शुरू शुरू में किया था पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 7(1)(c)। जब डीडीपी आपस में ट्रांसफर करते हैं तो वो विदाउट कंसिडरेशन होती है, क्या वो भी सप्लाई हो जाएगी? यस। फिर थर्ड क्या था? प्रिंसिपल एजेंट। ठीक है। एंड लास्ट क्या था? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट। तो ये 4 पैराज अगर विदाउट कंसिडरेशन भी होते हैं तो इट विल बी अ डीम्ड सप्लाई। फिर 7(1)(a) में हमने पढ़ा था शेड्यूल 2 में कि सप्लाई तो है, गुड्स की है कि सर्विस की है, तो उसका सेक्शन क्या आता है? 7(1)(a) रेड विद शेड्यूल 2। इसमें 6 पैराज है, ये आपको खुद करने हैं, ये करा चुका हूं मैं। फिर 7(2) रेड विद शेड्यूल 3, नॉट अ सप्लाई। 6 पैराज है, तो 6 पैराज कौन कौन से हो गए आपके? बताओ। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, मामला कोर्ट में गया, एमपी एमएलए की सिफारिश लगवाई, जान से मारने की धमकी दी, झगड़ा लैंड बिल्डिंग का था, जिसपे दोनों अपना क्या जता रहे थे? क्लेम जता रहे थे। तो सबको सप्लाई रिवाइज हो गया? बताओ। गुड मॉर्निंग रश्मि, गुड मॉर्निंग कुशल, कुशलदीप, ठीक है। और आप 7 स्टूडेंट्स हैं, तो क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। फिर अगर माइक ऑन करना है, कर लो। आई विल प्रेफर जितने स्टूडेंट्स कर सकते हैं माइक ऑन कर लो। मतलब ये मत सोचना कि पीछे घर पे कोई है, आवाज आएगी, कोई इशू नहीं है, सबके घर पे मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ओके। तो 2 सप्लाईज नोटिफिकेशन के थ्रू बोला हुआ था कि नॉन सप्लाई है। एक्ट में नहीं लिखा था लेकिन अलग से बताया था। एक था एक्टिविटी इन रिलेशन टू पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी, 243G और 243W। कुछ एक्टिविटीज इन 2 शेड्यूल्स में या इन 2 आर्टिकल्स में मेंशन्ड है। तो वो जो भी एक्टिविटीज इन 2 आर्टिकल्स में मेंशन्ड है, वो अगर पंचायत या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दे रहा है तो वो नॉन सप्लाई बोला हुआ है वाया नोटिफिकेशन। ये आपको लर्न नहीं करना इसमें क्या एक्टिविटीज है, लेकिन अगर किसी को नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है कि सर इसमें क्या एक्टिविटीज है, तो मेरे को बोल देना, मैं उसको डायरेक्टली मैसेज कर दूंगा। ठीक है। फिर सेकेंड होता था ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस। आपको पता है एल्कोहलिक लीकर क्या ये जीएसटी में आता है? बताओ। ये जीएसटी के स्कोप से बाहर है। तो जब कोई अल्कोहल सेल करने का लाइसेंस लेता है, तो लाइसेंस लेने के लिए भी बोल दिया कि जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं तो जो अल्कोहल लेकर बेच रहा है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इस करके सिर्फ अल्कोहलिक लेकर लाइसेंस पे क्या दी हुई है? नॉन सप्लाई बोला हुआ है। किसी और लाइसेंस पे अगर माइनिंग लाइसेंस लेते हो, जैसे 2G स्पेक्ट्रम, 3G, 4G, 5G चल रहा है अब, ये कोई स्पेक्ट्रम परचेज करते हैं जैसे एयरटेल जियो, तो लाइसेंस मिलता है गवर्नमेंट से।
तो क्या वो वाला लाइसेंस क्या सप्लाई है? यस वो है, ये नहीं है। क्लियर हुआ सबको? फिर कुछ सर्कुलर से बोला हुआ नॉन सप्लाईज। नोटिफिकेशन और सर्कुलर में फर्क क्या होता है? नोटिफिकेशन होता है कि गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि हाँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल पावर दी हुई है एक्ट ने कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चीजों पे बोल सकता है कि सप्लाई है, नॉन सप्लाई है, एग्जाम्पशन है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। वो होता है नोटिफिकेशन। सर्कुलर होता है कि इंटेंशन तो वही था, लेकिन एम्बिग्यूटी है या कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए ये सर्कुलर कौन निकालता है? ये निकालता है सीबीआईसी। ये नोटिफिकेशन कौन देता है? नोटिफिकेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज क्लियर हुई सबको? तो सर्कुलर के थ्रू दो चीजें बोली हुई है कि अगर इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेयंस हो रही है, जैसे डीडीपी के बीच में क्या होता है कि कोई ट्रक जा रहा है, तो ट्रक में गुड्स तो ट्रांसफर मान लेंगे, लेकिन किसी ऑफिसर ने बोल दिया कि ये जो व्हीकल जा रहा है, कन्वेयंस मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो व्हीकल जा रहा है, उसको भी सप्लाई मान लूंगा। तो सर्कुलर के थ्रू सीबीआईसी ने क्लियर किया कि वो सिर्फ मोड ऑफ कन्वेयंस है, उसको सप्लाई तो मत मान। नहीं तो फिर क्या होगा, कन्वेयंस पे भी कोई ट्रक टेम्पो जा रहा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, सिर्फ कन्वेयंस के तौर पे जा रहा है, उसको भी एक आउटवर्ड दिखाएगा एक डीडीपी, दूसरा इनवर्ट दिखाएगा, ऐसे करते रहेंगे। तो उस चीज को डिस्करेज करने के लिए, एम्बिग्यूटी दूर करने के लिए ये सर्कुलर दिया था। फिर नेक्स्ट है कि जब आपके मोड ऑफ कन्वेयंस में कोई रिग्स, टूल्स, टूल किट होती है, कोई स्पेयर्स जा रहे हैं, आपका स्पेयर टायर होता है, तो क्या वो इंटरस्टेट मूवमेंट माना जाएगा? नहीं, वो भी नहीं माना जाएगा। वो आगे दूसरी स्टेट में इसलिए नहीं जा रहा या दूसरे डीडीपी के पास इसलिए नहीं जा रहा कि वहां से उसको सप्लाई करना है, वो सिर्फ कन्वेंस के साथ जा रहा है। तो ये सारे रिग्स, टूल्स और क्या आपके स्पेयर्स, ये भी सप्लाई नहीं माने जाएंगे। ठीक है। सेक्शन 8 मिक्स्ड एंड कॉम्पोजिट सप्लाई, ये सारा कराया हुआ। 9(1) चार्जिंग, 9(2) 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 9(3) 9(4) आरसीएम, 9(5) ईसीओ। ईसीओ में 9(5) में 4 नोटिफाइड सप्लाईज हैं, याद करना कौन सी थी। सेक्शन 10 आपको पता, कॉम्पोजिशन स्कीम। सेक्शन 11 क्या है? एग्जाम्पशंस, पावर दी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कि वो किसी सप्लाई को एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। और वो कौन सी नोटिफिकेशन में? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, दैट नोटिफिकेशन नंबर वाज 12/2017। ठीक है। फिर 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 15 याद है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। 15(1) में क्या था कि जो भी आप ट्रांजेक्शन वैल्यू कर रहे हो आपस में, हम उसको टैक्सेबल वैल्यू मान लेंगे, बट दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन है कि प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, कि जो आपस में डिसाइड हुआ उसके अलावा कोई काइंड में चीज नहीं दी जा रही है। सेकंड, सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड। तो ये 15(1) में लिखा है। 15(2) में क्या क्या इंक्लूड करना होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में? इसमें 5 सब सेक्शंस है, A to E। टैक्सेस सारे इंक्लूड करने हैं। ठीक है। इंटरेस्ट है, अगर सप्लाई के सप्लाई मतलब डिले पेमेंट के लिए अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज करता है सप्लायर, तो इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। सब्सिडी अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से मिली, वो नहीं होगा। लेकिन अगर मिले किसी प्राइवेट बंदे से या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से, तब क्या होगा? यस, ये सब कुछ 15(2) में लिखा है। थर्ड पार्टी पेमेंट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ये सब कुछ। 15(3) था डिस्काउंट, तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हो सकता है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट कब हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, वो आप 15(3) में पढ़ोगे। तो बताओ, सेक्शन 15 तक सबको याद आ गया थोड़ा क्या क्या किया था हमने? यस सर। बस याशमी नहीं है ना मेरी क्लास में, है ना? बाकी सारे तो बस ऐसे ही आए हैं, कुछ ना बोलेंगे ना कुछ मैसेज करेंगे। एनीवेज चलो आगे चलते हैं। सेक्शन 16 में आपकी आईटीसी की एलिजिबिलिटी है। ठीक है। कब एलिजिबल होते हो? जब आप रजिस्टर्ड पर्सन हो कि टैक्सेबल पर्सन हो। 16(2) में कंडीशंस है, और इसको आपने 6 प्रोविजंस है, 2 प्रोवाइजोस है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये वाला। इसका मैंने देखो सारा समरी बनाया हुआ आपके लिए, पता नहीं मैंने आपको भेजा भी था, आप में से कितने लोगों ने इसको नोट किया है, आई डोंट नो। बट ये सारा मैंने पूरा सेक्शन 16, इससे क्वेश्चन आना ही आना होता है।
अगर किसी बच्चे ने अभी भी नोट नहीं किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये पूरा रिवाइज करना है। मैं गारंटी कर रहा हूँ, ये और 17/5 जहाँ पे ब्लॉक क्रेडिट्स है, ये दोनों से मिला के 5 6 7 नंबर का पक्का आना ही आना है, गारंटेड है। बड़े क्वेश्चन में बिग पार्ट जो होता है ना क्वेश्चन, 10 मार्क्स का या आपका एमसीक्यू में, तो उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो होपफुली सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, जिसने नोट नहीं किया। ठीक है, तो 16 17 18 रिलेटेड है आपके आईटीसी से। फिर मैं आपको 24 सेक्शन तक करा रहा हूँ, बाकी आपको फिर खुद करने हैं। सेक्शन 22 क्या था आपका? रजिस्ट्रेशन विद थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी थी आपकी? 10 लाख, 20 लाख एंड 40 लाख। फिर सेक्शन 23 क्या था? नो रजिस्ट्रेशन, चाहे टर्नओवर 500 करोड़ क्यों ना हो जाए। कुछ केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप कौन सी सप्लाईज कर रहे हो, ओनली एग्जम्प्टेड या ओनली निल रेटेड या ओनली नॉन टैक्सेबल। फिर सेक्शन 24 क्या था आपका? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, चाहे टर्नओवर 1 रुपया भी हो, तब भी आपको जीएसटी में क्या लेनी पड़ेगी? रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। कौन कौन से केसेस है ये आप कौन से सेक्शन में करोगे? सेक्शन 24। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इतने सेक्शन रिवाइज करा रहा हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। पहले जो मेन काम के लिए आए हैं हम, दैट इज योर आरटीपी, तो उसको देखते हैं हम। खुल रहा, चलो इधर से करवा देता हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जैन 25 की आरटीपी है, स्टार्ट करते हैं। विंटेज सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड is a leading chain of multiplexes operating in several states across India. उनके कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है, और वो मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र को इंक्लूड करके। क्यों रजिस्टर्ड है? क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस आपको पता है कि कंट्री में हर स्टेट में होता है थिएटर जहाँ पे मूवी देखने जाते हो। तो कंपनी क्या ऑफर करता है? मूवी टिकट्स, फूड एंड बेवरेज, और कोई भी अदर एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विसेज। मल्टीप्लेक्स खोला हुआ है। Turnover of the company in the preceding financial year, as per the audited financial statement, was 175 करोड़। ठीक है, कंपनी ने अपनी एग्रीगेट टर्नओवर टिल जून 35 करोड़ क्रॉस कर दिया इन द करंट ईयर। तो पिछले साल की टर्नओवर दी हुई है, और आपको दी हुई है करंट ईयर के टर्नओवर जून तक 35 CR। इन जुलाई कंपनी ने एक नया मल्टीप्लेक्स खोला गुजरात में, और उसके कमर्शियल ऑपरेशंस कब से स्टार्ट होंगे? अगस्त 1 से। अब ड्यू टू ऑपरेशंस इन मल्टीपल स्टेट्स, फाइनेंस और अकाउंट्स ऑपरेशन आर हैंडल्ड बाय अ सेंट्रलाइज्ड टीम एट कॉर्पोरेट ऑफिस। तो मल्टीपल स्टेट में ऑपरेशंस है तो उन्होंने क्या किया हुआ, सारा काम फाइनेंस और अकाउंट्स का एक ही जगह, एक ही टीम रखी है, जो कि कॉर्पोरेट ऑफिस महाराष्ट्र मुंबई में काम कर रही है, और वो ही सारी रिटर्न्स फाइल करती है, जीएसटी रिटर्न्स की। और किसी भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेनी हो तो वो ही टीम देखती है। द कंपनी इज ऑल्सो एंगेज्ड, एक और काम भी है कि स्पेस रेंट आउट करते हैं इंडिपेंडेंट वेंडर्स को। कि होता है ना, कमर्शियल स्पेस होती है, शोरूम हो गया, जैसे आप थिएटर में जाते हो या आप किसी मॉल में जाते हो, तो आपने देखा होगा कि शॉप्स खुली होती है, वो कमर्शियल स्पेस पे रेंट आउट करती है। फूड कोर्ट में कर रही है, और उसके लिए क्या चार्ज करती है कंपनी? रेंट भी चार्ज करती है। तो ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनका। अब कंपनी ने एक नई ऑफिस बिल्डिंग ली मुंबई में अंडर अ रेंटल एग्रीमेंट, और पे किया अमाउंट 5 करोड़ एज रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट टू द ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस। द टर्म ऑफ रेंटल एग्रीमेंट इज 5 years। तो उन्होंने एक पूरी ऑफिस बिल्डिंग किराए पे ले ली। ठीक है, और 5 करोड़ क्या ये कंसिडरेशन है कि सिक्योरिटी है? 5 करोड़
सिक्योरिटी पे करी है जो भी उस बिल्डिंग का ओनर था, और वो रेंट एग्रीमेंट 5 साल का है। कंपनी ने डिस्पैच किया एडवर्टाइजमेंट मटेरियल वर्थ 35 लाख फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात मल्टीप्लेक्स फॉर द अपकमिंग मूवीज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू रोड इन सितंबर। तो अब गुजरात मल्टीप्लेक्स नया खुला है गुजरात में, उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए पैम्फलेट ब्राउचर या कोई होर्डिंग चाहिए, तो वो होर्डिंग मटेरियल है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट मटेरियल जो कि 35 लाख का है, कंपनी ने अपने हेड ऑफिस से गुजरात में ट्रांसपोर्ट किया थ्रू रोड इन सितंबर। कंपनी ने इस एडवर्टाइजमेंट मटेरियल का जो आईटीसी था वो क्लेम किया महाराष्ट्र में जब उसको मिला था। जीएसटी रेट्स क्या है? आई का 18, सी का 9, एस का 9, अनलेस अदरवाइज मेंशन। अब आपको बताना है which of the following statement is correct under GST law in relation to registration requirements of the company in relation to its operation to be commenced in the state of Gujarat। गुजरात के बारे में पूछ रहे हैं, क्या कंपनी को is not required to take GST registration for Gujarat multiplex जब तक गुजरात मल्टीप्लेक्स की टर्नओवर 20 लाख ना हो जाए? क्या ये ठीक है कि गलत है? फिर बी, कंपनी को रजिस्ट्रेशन गुजरात में लेनी पड़ेगी while commencing business in Gujarat as aggregate turnover of VCPL ने 20 लाख एक्सीड कर दिए करंट फाइनेंशियल ईयर में, क्या इसलिए रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी गुजरात में? सेकंड ये है। थर्ड, VCPL is allowed to add गुजरात मल्टीप्लेक्स एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। जो जीएसटी में नंबर है उसका एडिशनल प्लेस गुजरात मल्टीप्लेक्स को दिखा दो। या लास्ट, VCPL is required to take GST registration from only from next financial year, subject to the condition that turnover of the current financial year of for Gujarat multiplex exceeds 20 लाख। तो उनको रजिस्ट्रेशन क्या जिस साल कमेंस किया उस साल नहीं, उससे भी अगले साल लेनी है गुजरात में। तो मुझे बताओ कौन सी करेक्ट ऑप्शन है एंड क्यों? बी सर। नित्या का आंसर आ गया बी। और माइक पे किसने बोला है? जतिन। जतिन ने। रश्मि ने भी बी, कुशल ने भी बी। इजी था ये, किसी को डाउट? ओहो कहाँ गया? ये रहा। ये रहा। तो आपको पता है यार, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है, ठीक है? तो एग्रीगेट टर्नओवर जब करंट ईयर में ऑलरेडी 20 लाख क्रॉस कर चुकी है, वैसे तो देखा जाए, पता है एक बात कहूं तुम्हें, लास्ट ईयर के टर्नओवर देखते हैं हम, एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बट फिर भी इन्होंने अगर लिया हुआ है कि बेस्ट आंसर तो ये लग रहा है कि करंट ईयर में भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं ली, क्योंकि लास्ट ईयर देखो टर्नओवर कितनी थी कंपनी की। कंपनी की लास्ट ईयर टर्नओवर 175 सीआर थी। तो और इस साल भी एग्रीगेट टर्नओवर 35 सीआर है, तो वैसे तो रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, सबको क्लियर है। तो ए तो नहीं है कि नहीं लेनी, सी भी नहीं है क्योंकि स्टेट अलग है, डी नेक्स्ट ईयर तो लेनी नहीं है। तो बेस्ट आंसर क्या है आपका? बी ही है। सबको ये क्लियर है? बताओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय VCPL। उनको क्या सिंगल कंसोलिडेटेड जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है फॉर ऑल स्टेट्स? उनको सेपरेट जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है फॉर ईच स्टेट वेयर इट इज रजिस्टर्ड? इट इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न्स ओनली फॉर महाराष्ट्र स्टेट जहां पे कॉर्पोरेट ऑफिस लोकेटेड है, या फिर उसी स्टेट में रिटर्न फाइल करो जिसकी हाईएस्ट टर्नओवर है? सेकंड का क्या आंसर है? नित्य का आंसर आ गया, कुशल का आ गया, रश्मि का आ गया, अश्विन का आ गया। तो हर स्टेट में यार रिटर्न्स फाइल करनी है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, मेरे को तो लग रहा है कि आप खुद से भी कर ही सकते थे ये। एनीवेज, थर्ड, VCPL इज रिक्वायर्ड टू लेवी GST ऑन रेंटल चार्जेस ओनली इफ द टर्नओवर ऑफ द टेनेंट एक्सीड्स 20 लाख। अगर टेनेंट की टर्नओवर 20 लाख एक्सीड करी तभी लगाना है, या फिर टर्नओवर टेनेंट की एक्सीड कर जाए 1.5 सीआर, या टोटल रेंट चार्ज कलेक्शन इन हैंड्स ऑफ VCPL अगर 20 लाख एक्सीड कर जाए, या डी irrespective of tenure of the tenant or the amount of rental charge collection in the hands of VCPL।
जीएसटी लगना है रेंटल पे, तो ABCD कौन सा है? नित्या का आ गया आंसर, एशमीन का आ गया, कुशल का आ गया, रश्मि, गौतम, सबका आ गया। सब कह रहे हैं डी। तो आंसर, करेक्ट आंसर इज डी। क्यों? क्योंकि जब जीएसटी रजिस्टर्ड है ऑलरेडी महाराष्ट्र में, तो टर्नओवर टेनेंट की तो वैसे देखते ही नहीं है। क्या रेसिपिएंट की टर्नओवर देखी जाती है? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। फिर फोर्थ, जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया गया है, उस पे क्या जीएसटी पेबल है ऑन द डिपॉजिट अमाउंट बाय ओनर? जो लैंडलॉर्ड है, क्या वो जमा कराएगा? सेकंड, जीएसटी इज पेबल ऑन द डिपॉजिट अमाउंट, VCPL रिवर्स चार्ज में कराएगा? थर्ड, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टू पे जीएसटी? फोर्थ, जीएसटी proportionate over the terms of rent agreement by the owner of premises, इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों जमा कराएंगे। तो क्या आंसर है फोर्थ का? कुशल का आंसर आ गया है, रश्मि का, नित्या का, एशमीन का, सब कह रहे हैं सी, बिल्कुल ठीक है। जतिन का आ गया, वेल डन, सबको आ रहा है। किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो? आपको डिपॉजिट में मैंने बताया हुआ है, कंसिडरेशन जब मैंने कराया था 231 था शायद कंसिडरेशन का सेक्शन, उसमें मैंने कहा था डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं आता है जब तक वो सप्लाई से एडजस्ट ना हो जाए। तो करेक्ट आंसर इज सी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, VCPL is dash for the advertisement material sent from Maharashtra office to Gujarat office in relation to upcoming movies। तो पहला है, VCPL is not liable to issue any document क्योंकि ट्रांजेक्शन बिटवीन द एंटिटीज हैविंग सेम पैन है। लायबल टू इशू ओनली अ डिलीवरी चलान है। लायबल टू इशू ओनली अ बिल ऑफ सप्लाई है। डी, लायबल टू जनरेट टैक्स इनवॉइस एज वेल एज एन ई वे बिल। तो बताओ फिफ्थ का क्या आंसर है? नित्य का आंसर आ गया है, बताओ क्या ये सप्लाई डीम्ड सप्लाई है, यस और नो? डीम्ड सप्लाई है एज पर पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 7(1)(c), क्योंकि अलग स्टेट्स में डीडीपी कर रहे हो। और क्या ईवे बिल बनेगा? यस, ईवे बिल क्यों बन रहा है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट मटेरियल कितनी वैल्यू से ज्यादा है, बताओ? कोई बताएगा? एक कोई स्टूडेंट तो ऑफलाइन ही चला गया। 50,000, वेल डन गौतम। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Messes Consult East Service Private Limited, a company registered under GST in Mumbai, Maharashtra, offers business consultancy, digital marketing, and project management services across India। कंपनी ने फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी इन अक्टूबर। तो सबसे पहले कंसल्टेंसी देगी फॉर मार्केट एनालिसिस टू XYZ, रजिस्टर्ड क्लाइंट इन चेन्नई तमिलनाडु फॉर 450। एडिशनली 4500 क्या है? प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल स्टेट लेजिस्लेशन। Amount of professional tax was recovered separately from XYZ Limited। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई इसमें? 4,50,000 या 4,54,500? एक तो ये, और कौन से सेक्शन के बेसिस पे कहोगे इसको? जतिन ने कहा 450। जतिन 15 to A निकालो एक बार, अगर है मॉड्यूल या कॉपी अपनी पास। एशमिन का आंसर ठीक आ गया, 15 to A। 15 to A क्या कहता था?
याद है कि भूल गए? फिफ्टीन टू कहता था सारे टैक्सेस इंक्लूड करने हैं अदर देन जीएसटी इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर। तो ये सेपरेटली चार्ज भी किया और जीएसटी भी नहीं है, तो प्रोफेशनल टैक्स इंक्लूड होगा जतिन। तो करेक्ट आंसर इज 454,500 एज पर 15(2)(a). क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर लॉन्च इवेंट conducted digital marketing for an upcoming product launch for Mr. A based in Rajasthan। एग्रीड फीस कितनी है, और वो जिसको प्रोडक्ट जिसके लिए लॉन्च किया वो अनरजिस्टर्ड है। द एग्रीड फी इज 3 लाख, लेकिन एग्रीड फी में से 25,000 ए ने इंकर करे। द कंपनी वॉज लाइबल टू पे द सेम इन रिलेशन टू द सप्लाई। और कंपनी से फिर हमने कितने रिसीव करे? कंपनी ने कितने रिसीव करे? 2,75,000 एक्सक्लूसिव ऑफ एनी टैक्स। तो मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? जतिन क्लियर हो गया आपको पहले वाला? यस ठीक है। जतिन ने 3 लाख आंसर दिया, नित्या ने भी 3 लाख दिया आंसर, कुशल ने भी 3 लाख दिया। ये है थर्ड पार्टी पेमेंट। क्या केस है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सब। ये भी सेक्शन 15 में लिखा है। मेरे को कितना मिलना चाहिए था? 3 लाख मिलना चाहिए था, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने कुछ और, जो मैं सप्लायर हूं, मैंने 25,000 का किसी को पेमेंट करनी थी। अब क्या हुआ, मेरे रेसिपिएंट ने पेमेंट कर दी। रेसिपिएंट कहता भाई तेरे को 3 लाख देने हैं ना, तो 25,000 सप्लायर ने बोला ए को कि भाई तू 25,000 मेरे बिहाफ पे कर दे, मेरे को नेट अमाउंट दे दियो 275। सप्लायर ने बोला तूने 3 लाख देने हैं, 3 लाख में से 3 लाख पूरे मत दियो, 275 मेरे को दे दियो, मेरे बिहाफ पे 25,000 किसी और को दे दे। तो दे दिए उसने। अब जो मैंने सप्लाई करी थी मिस्टर ए को वो 3 लाख की करी थी, ठीक है। तो ये भी सेक्शन 15 में लिखा है, 15(2) शायद बी है, ठीक है। तो दिस विल बी 3 लाख। फिर थर्ड, traveling payment for the team. Employees incurred an amount of 50,000 on travel of Kolkata or travel to Kolkata for client project and claimed reimbursement of the same from the company. Company की पॉलिसी है कि कंपनी चार्जेस सच एक्सपेंसेस फ्रॉम द क्लाइंट ऑन एक्चुअल बेसिस। तो बताओ क्या 50,000 इंक्लूड होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में, यस और नो? आशमीन का आंसर आ गया है। नित्या कह रही है नो। नित्या 15(2)(c) पढ़ो। 15(2)(c) क्या कहता है? ये अभी 15(2)(b) किया था थर्ड पार्टी वाला। 15(2)(c) कहता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। तो अगर कुछ भी एडिशनल मैं सप्लायर, एडिशनल कुछ भी सप्लायर कह रहा है रेसिपिएंट को कि तेरे को इसके बदले और देना पड़ेगा, मेन सप्लाई के पैसे तो देने पड़ेंगे, साथ के साथ तेरे को क्या देना पड़ेगा कि मेरी टीम तेरे वहां तक ट्रैवल करके तेरे प्रेमाइसिस पे पहुंची, उसके 50,000 मेरे को अलग से दे। तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है। तो एज पर 15(2)(c) 50,000 विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। क्लियर हुआ नित्या? डन। आगे चलते हैं। फिर डिस्काउंट पास ऑन टू कस्टमर। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट कस्टमर को दिया गया 50,000, जबकि इनवॉइस इशू हुआ था सितंबर में। द कस्टमर ने और उसका आईटीसी भी रिवर्स नहीं किया। तो क्या बताओ मैं 50,000 अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई से कम कर सकता हूं, यस और नो? नो। गौतम का नो, जतिन का नो, कुशल का नो। बिल्कुल ठीक। एक तो रिवर्स भी नहीं किया और ऊपर से पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी है, जिसके बारे में ये नहीं मेंशन कि क्या इसके टर्म्स एग्रीड थे एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो फिर ये आप वैल्यू ऑफ सप्लाई से कम नहीं कर सकते।
क्लियर है। फिफ्थ, रिकवरी ऑफ लेट पेमेंट चार्जेस, कंपनी ने एक अमाउंट रिसीव करी 1 लाख की एज लेट पेमेंट फॉर डिले इन पेमेंट फॉर कंसिडरेशन फ्रॉम अ क्लाइंट हुज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड इन जून। तो बताओ क्या ये 1 लाख रुपए इंक्लूड होंगे? बिल्कुल ठीक, सब आंसर ठीक दे रहे हैं। इंक्लूड होंगे 15(2)(d), डिलेड पेमेंट, इंटरेस्ट, पेनल्टी, कुछ भी नाम से चार्ज करो। अगर डिलेड पेमेंट के लिए, तो अगर आप इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी लेते हो तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा 15(2)(d। तो सबका ये ठीक है। फिर सिक्स्थ, परचेज ऑफ कार, अ कार वॉज परचेज इन द नेम फॉर कंपनी फॉर यूज ऑफ डायरेक्टर, टोटल कॉस्ट थी उसकी 10,50,000, जिस 10,50,000 में 1.5 लाख क्या है, आईजीएसटी है। तो मुझे बताओ क्या इसका इनपुट मिलेगा? यस और नो? कार का कौन से सेक्शन में नहीं मिलेगा? सब कह रहे हैं नो, कोई सेक्शन भी बता सकता है? इजी है ये तो। 17(5), वेल डन गौतम। तो ब्लॉक क्रेडिट है, इसका नहीं मिलेगा 17(5)(a) में, लेकिन नहीं याद रहता 17(5) भी मोर देन इनफ है। ब्लॉक डेक, चाहे वो डायरेक्टर के लिए यूज हो रहा हो, बिजनेस के लिए यूज हो रहा हो, नो मीन्स नो। फिर इंश्योरेंस, उस कार की इंश्योरेंस कराएगी 25,000 की, जिसमें से जीएसटी कंपोनेंट 2300 था। तो बताओ क्या 2300 का इनपुट मिलेगा? बिल्कुल ठीक, स्पेसिफाइड सर्विसेज इन रिलेशन टू 17(5)(a) की जो भी सप्लाईज हो, अगर उनसे रिलेटेड कोई इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सर्विस कुछ भी होता है, उसका भी नहीं मिलेगा आईटीसी। तो आपका ये भी ब्लॉक डी है। फिर एट्थ, प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज, कंपनी रिसीव्ड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस ऑन विच जीएसटी पेड वाज 45,000, said credit was not restricted under any provision of जीएसटी लॉ। तो बताओ क्या 45,000 मिलेगा? आईटीसी ये तो मिलेगा ही, लिखा ही हुआ है कि कहीं भी ब्लॉग नहीं है, तो इसका मिल जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट, स्पॉन्सरशिप, द कंपनी स्पॉन्सर्ड अ स्पोर्ट्स इवेंट, जहां पे उन्होंने 2 लाख रुपया दिया इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को। तो बताओ कंपनी ने 2 लाख रुपया पे किया है स्पॉन्सरशिप के लिए इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को, तो इसका क्या आएगा बताओ? इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? जतिन का आंसर आया और बाकी सब? ओके, गौतम का भी आ गया है। आरसीएम में है, इसका मतलब है कि कंपनी को इस पे जमा भी कराना है और इसका इनपुट भी लेना है। ठीक है, तो आप ये कर लोगे क्वेश्चन, बाकी ये नोट्स पढ़ के करना। ठीक है, तो सिक्स सबका ठीक है। बाकी आप इसका जो फाइनल आंसर है ओवरऑल कैसे प्रेजेंट करना है वो सब इसका क्या देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे। चलो सेवेंथ क्वेश्चन, Mr. Bholuram, a supplier located in Meerut, supplied the bed sheets, pillow covers, and blankets to a government agency registered in यूपी under a contract. कंपनी का टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 461 का था एक्सक्लूडिंग जीएसटी। और वैल्यू ऑफ सप्लाई कुछ इस तरह बाइफरकेट की हुई है, 400 ब्लैंकेट 600 ईच 240, 850 बेडशीट 180 ईच 153,
1700 पिलो कवर्स फॉर 68,000। अब आपको ये बताना है क्या गवर्नमेंट एजेंसी को टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 51, और अगर करना है तो कितनी अमाउंट। तो बताओ क्या डिडक्ट करना है, क्या देखेंगे हम। मेरे को 2 मिनट दो, मेरे को पानी पीकर आना पड़ेगा, मेरा ना गला सूख रहा है आज। तब तक मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। हम्म, ओके। तो बताओ मुझे क्या टीडीएस डिडक्ट होना है, यस और नो। या मेरे को कैसे पता लगेगा कि आपको आता है नहीं आता। आंसर देना पड़ेगा ना सबको। किया टीडीएस सेक्शन 51 वाला, क्या कंडीशन होती है उसकी, कब डिडक्ट करना होता है गवर्नमेंट एजेंसी को, जब कितने से वैल्यू एक्सीड करे, और क्या रेट ऑफ टीडीएस डिडक्ट होता है, बताओ सब। रश्मि का आ गया, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने से एक्सीड करे, 2.5 लाख से। तो याद है कि नहीं है, 2.5 लाख और 1%। सिर्फ रश्मि ने आंसर दिया है। तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 461 है, तो ये एक्सीड कर रही है। तो 461 पे 1% टीडीएस कितना बनेगा, 4610। तो ये डिडक्ट करना है, ठीक है। इसका आंसर भी पढ़ के देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 का कैसे प्रेजेंट करना है। आपको पूरा सेक्शन 51 कोट करना पड़ेगा कि कौन से पर्सन्स को मैंडेटरी रिक्वायर्ड टीडीएस डिडक्ट करना। तो आपको बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, या कोई भी नोटिफाइड पर्सन। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर 1% से 2.5 लाख से एक्सीड कर रही है तो 1% डिडक्ट करना पड़ेगा। तो अमाउंट कितना आता है वो, 4610। क्लियर है सबको। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। ब्लू पांडा प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट सप्लाइज गुड्स टू वेरियस रजिस्टर्ड डीलर्स अक्रॉस इंडिया। कंपनी की एग्रीगेट टर्नओवर 6 करोड़ थी इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। अब फाइनेंस टीम श्योर नहीं है कि क्या ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस अप्लाई होती है या नहीं होती है, और अगर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल भी है तो क्या उनको पोर्टल पे डायरेक्टली जनरेट करनी है
अच्छा, बताओ मुझे, ई इनवॉइसिंग के लिए क्या लिमिट है? कितनी टर्नओवर एक्सीड करनी चाहिए? सबको मेरी ऑडियो क्लियर है? अश्विन, गौतम, जतिन, कुशल एंड नित्या, रश्मि, ठीक है। यस बताओ, सर। चलो जल्दी खत्म होगा। 2 क्वेश्चन रह गए हैं, मैं भी संडे एंजॉय कर पाऊँ, आप लोग पढ़ पाओ। तो 5 करोड़ गौतम ने आंसर दिया है। एक तो मुझे ये नहीं समझ आता, आप लोग माइक क्यों नहीं ऑन करते अपना? चलो एनीवेज, अगर नहीं करना ना करो। 5 करोड़, तो ठीक है आंसर, ठीक है, 5 CR मैंने कराया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा डायरेक्टली पोर्टल पे ही करना है, कि मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे ही, अगर उसमें है, जैसे टेली प्राइम है आजकल एक नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसमें ईआरपी वालों ने खुद फैसिलिटी दी हुई है कि आपको अलग से पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। हमारा सॉफ्टवेयर या हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस तरह बना है कि आप हमारे सॉफ्टवेयर में अगर बिल बनाते हो ना, इनवॉइस बनाते हो, हम डायरेक्टली उसको पोर्टल पे डाल देंगे। बस आप हमें ई इनवॉइस का यूजर आईडी और पासवर्ड हमारे सॉफ्टवेयर में डाल दो। तो क्या डायरेक्टली बनाने की जरूरत होगी उस केस में कंपनी को, कि ईआरपी या कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं? बताओ, कर सकते हैं, यस और नो? लिख के बताओ। सिंपल है, कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर रीड कर लेना, ठीक है। 9th, briefly examine place of supply in the following independent cases. Miss Shanti, unregistered resident of Gujarat, went to meet her parents at the native place पटना बिहार, और वहां से एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली फॉर हर पेरेंट्स फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी MNT इंश्योरेंस ऑफ पटना। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो कि रिकॉर्ड्स में है इंश्योरेंस कंपनी की इज पटना। तो मुझे बताओ, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, पटना या गुजरात? पटना और गुजरात, बताओ। पटना बिहार, रश्मि का आ गया पटना। तो अगर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई किया हुआ है, उसमें मैंने लिखवाया हुआ है, या मैंने नहीं लिखवाया हुआ, मैंने बताया हुआ है कि इंश्योरेंस के रिकॉर्ड्स में जो एड्रेस होगा वो ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, तो सबका आंसर ठीक है, पटना। फिर लखन सिंह ट्रांसपोर्टर्स अ जीटीए रजिस्टर्ड इन नोएडा यूपी हायर्ड राम ट्रेड लिंक्स टू ट्रांसपोर्ट इट्स कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स वेयरहाउस इन दिल्ली टू द हाउस ऑफ बायर लोकेटेड इन रोडकी यूपी। तो इस केस में मुझे बताओ, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? दिल्ली, नोएडा या रुड़की? व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? सबने आंसर दिया है दिल्ली, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन को हो रही है। तो जब रजिस्टर्ड पर्सन को होती है, तो उस केस में जो भी उसकी लोकेशन होती है, जो कि न्यू दिल्ली है, तो दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सी, Mr. Karan, Mumbai, takes a postpaid mobile connection in Mumbai from the service provider Frisia Limited and gives his residence address as Mumbai as the address or for the billing with the said company। अब इतना बकवास क्वेश्चन है कि एक ही अगर दिया हुआ है सिटी, एक ही स्टेट दिया हुआ है, तो बच्चे को अगर कंफ्यूजन भी है, उसने मुंबई लिखना है, उसके अलावा क्या लिख देगा वो? ये आरटीपी का लेवल ही नहीं है इनके। तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? जहाँ पे बिलिंग एड्रेस होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। मुंबई तो ठीक है, देखो और तो कोई आंसर भी नहीं बनता, बट आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के लॉ लीगल प्रोविजन के हिसाब से ये लिखना है कि इस केस में जब पोस्टपेड कनेक्शन होता है, तो लोकेशन क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी डन। Last, list the accounts and records which are not required to be maintained by a supplier who has opted for composition scheme। याद होगा जब मैंने composition scheme कराया था सेक्शन 10 में, मैंने कहा था कि उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन तो करने पड़ते हैं, बट उसको लेस रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। अब किराना दुकान वाला है, ठीक है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लेता है, उसके पास ढेरों प्रोडक्ट्स हैं, क्या उसके पास एक तरह का है? तो क्या उसको स्टॉक ऑफ गुड्स, कितना तेरे पास स्टॉक पड़ा है, रिकॉर्ड करके तेरे पास होना चाहिए। तेरे पास अगर मैं जाके पूछूं कितने मैगी के पैकेट्स हैं,
कितने तेरे पास चॉकलेट्स है, क्या उसको वो स्टॉक मेंटेन करना है? नहीं, उसको वो डिटेल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और सेकंड क्या, डिटेल उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मेंटेन करने की जरूरत नहीं है अंडर जीएसटी लॉ। उसको डिटेल्स ऑफ टैक्स कि कितना आईटीसी लिया, कितना आउटपुट टैक्स बनता है, ये उसको जरूरत ही नहीं है। उसको क्या करना है, उसको आईटीसी तो मिलना नहीं है। उसको क्या करना है, जितना भी सेल है उसका 1% या 5% जमा करा देना है। तो डिटेल्स ऑफ टैक्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं है उसको। तो ये था आपका आरटीपी। अब एक बार बताओ, सच्ची बताना दिल से, कि क्या कोई लेवल लगा आपको आरटीपी का? जिस तरह की हमने प्रैक्टिस कर रखी है। तो ये था इनका आरटीपी। बताओ। तो इस आरटीपी को देख के ये मत सोचना कि बहुत इजी होने वाला है। हाँ, हो सकता है इजी हो, बट कंप्लेसेंट नहीं होना। तो अपनी मेहनत करते रहना। एंड ये क्लास फिर यहीं खत्म करते हैं, 40 मिनट्स की भी नहीं क्लास थी ये। तो अब आगे कोई रिवीजन क्लास होती है कॉस्ट या जीएसटी की, तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही था। एंड जिन जिन के टेस्ट चेक नहीं हुए हैं, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली आज करके दे दूंगा, ठीक है। सी यू, टाटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहना।